नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बेमेतरा में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल डेका। दृष्टि बाधित बालिकाओं को दिए स्मार्टफोन, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर सकेंगे दृष्टि बाधित बच्चे। रायपुर में मिली थिएटर में फिल्म छावा देखने पहुंचे सीएम साय। फिल्म प्रदर्शन के बाद सीएम ने मीडिया से की चर्चा। सीएम ने की छावा फिल्म की सराहना। दुर्ग में छत्तीसगढ़ धीवर समाज के वार्षिक अधिवेशन आयोजित। अधिवेशन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव। सामाजिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा। बीजापुर में बस्तर पडूम जिला स्तरीय समारोह आयोजित। गृहमंत्री विजय शर्मा समारोह में हो शामिल। विजय शर्मा ने की बस्तर की संस्कृति की सराहना। और कांकेर में सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन। हिंदू रीति रिवाज से अनुसार परिणय सूत्र में बंधे 36 जोड़े। सांसद ने नवविवाहिता जोड़ों को दिया आशीर्वाद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमन डेका ने अपने बेमेतरा दौरे के दौरान समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दृष्टिबाधित बालिकाओं को दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बनाए गए स्मार्टफोन प्रदान किए। ये स्मार्टफोन ब्लूटूथ, हेडफोन और कीबोर्ड के साथ दिए गए ताकि दृष्टिबाधित बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने कैंसर पीड़ित महिला विद्या जोशी को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। रविवार को स्थानीय गायत्री मंदिर परिसर में प्रेस क्लब सोनकच्छ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव कैलाश जोशी ने क्लब की वार्षिक गतिविधियों, आय व्यय और अन्य जानकारी दी गई और नियमानुसार 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर क्लब की नवीन कार्यकारिणी का गठन सर्वानुमति से किया गया और जिसमें अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ पत्रकार भारत कुमार लूनिया को अध्यक्ष और सचिव पद पर निशांत तिवारी को चुना गया। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर कैलाश जोशी, कोषाध्यक्ष पद पर राजेश बिजनोया और संयुक्त सचिव पद पर गगन त्रिवेदी को चुना गया। नवगठित कार्यकारिणी पदाधिकारियों का पुष्पहार पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकार सलीम लोधी, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, मनीष सोनी और जगदीश जोशी, हिमेश सिसोदिया उपस्थित रहे और नवनियुक्त पदाधिकारी को पत्रकार पूर्व अध्यक्ष अंकित जाजू और विजेंद्र नागर सहित अन्यों ने बधाई दी। नवागत अध्यक्ष लूनिया ने क्लब की निरंतर गतिविधि संचालित करने, संगठित रखने और एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। तो वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रवि किरण साहू और नरेंद्र मोदी विचार मंच के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष साधु संतों के साथ कलश यात्रा लेकर नेपाल पहुंचे, जहां कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नेपाल के पोखरा में आयोजित कलश यात्रा और सनातन धर्म सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विश्व शांति कोई दे सकता है, वो हमारा सनातन संस्कृति है जो भारत और नेपाल का एक जैसा है और जो सनातन संस्कृति को मानता है। हमें इस कलश यात्रा को नेपाल के साथ, राज्यों के साथ अन्य देशों में लेकर जाना है। नेपाल हिंदू राष्ट्र तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर विश्व गुरु बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो नेपाल में सनातन धर्म को प्रवर्धन करने के लिए एक कश्यप ऋषि के तपोभूमि से ही हमारा संकल्प पूरा हो सकता है, क्योंकि हमारा संकल्प है नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र के साथ साथ विश्व जगत गुरु बनाने के लिए ये संकल्प है। ये संकल्प कश्यप ऋषि के तपोभूमि से ही करना चाहिए। इसी करके सत्यम शिवम सुंदरम कार्य योजना इधर पोखरा महानगर पालिका कास्की से हो रहा है, तो इसको हमने विश्व स्तर पर उठाना है और विश्व में एक बार फिर से सारा विश्व को सनातनी ने राज करना है। और एक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषणा करना, साधु संत की 11 सूत्रीय मार्ग को परिपूर्ति करना और जो सनातनी मातृशक्ति के लिए उन अर्धांगिनी है उनके लिए हमने 50%, 34% नहीं, हर देश में जो सनातन राज्य है वैदिक सनातन धर्म में अर्धांगिनी के लिए 50% ऐसे ही हो गया। इसी करके 59% जब भी महिला को मातृशक्ति को राइट देता है वही असली सनातन राज्य बनता है। 108 देशों की मां नर्मदा कलश यात्रा जो कि मैं
जुलाई माह से प्रारंभ किया था। यूके यूरोप के बाद अब नेपाल में ये यात्रा पहुंची। इस यात्रा के संयोजक यवराज जी आचार्य, जिन्होंने आज प्रातः 7 बजे से ही मातृशक्तियां सभी शोभा यात्रा के माध्यम से कलश लेकर के मां नर्मदा कलश की अगवानी की और भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए भारत विश्वगुरु बने, इसलिए ये यात्रा है जो एक चरण है। इसका प्रारंभ यहाँ नेपाल में हुआ। नेपाल के 7 प्रांतों में इसी तरह से यात्रा जाएगी। विश्व वैदिक गुरुकुल फाउंडेशन के माध्यम से यह संगठन जो है पूरे विश्व के 108 देशों में यात्रा निकाल रहा है, जिसका कि आज यहाँ पे एक शाम को बड़ी बैठक भी है। और नेपाल का तो हम लोगों का चोली जवान का साथ है और रोटी बेटी का भी संबंध हमारा रहा है। ये सतयुग से त्रेता द्वापर ये में भी रहा है। और ये सनातन धन समर्पण समारोह का जो कार्यक्रम आज नेपाल के पावन धरा पे हुआ है, आज हमारे युवराज आचार्य जी के नेतृत्व में हुआ है और हमारे शंकरगिरी महाराज जी जो यहाँ के नेपाल के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में हुआ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, हम इनको बधाई देंगे और हम पूरे देशवासियों को, नेपाल वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक रहोगे तो नहीं रहोगे और बटोगे तो कटोगे, जैसा आदरणीय योगी जी कहते हैं। हम उसी संदेश को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण के दौरान हम पूरे विश्व में भगवा लहराना चाहते हैं और उसका आगाज हमने आज यहाँ नेपाल की तपोभूमि से हमने किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 अवैध पिस्टल सहित अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ा है और एक अंतर्राज्यीय फरार शातिर बदमाश राजा उर्फ बाबू सिकलीगर को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से बैरल भी पकड़ी गई है। 3 अवैध हथियार मामलों में आरोपी फरार चल रहा था और मोस्ट वांटेड आरोपी पर 15,000 का इनाम भी घोषित था। आरोपी पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों से भी अवैध हथियार को लेकर तार जुड़े होने की पुष्टि हुई। आरोपी को और भिनकन गांव थाना क्षेत्र के शिवना गोराडिया मार्ग से घेराबंदी कर पकड़ा और पुलिस की बड़वा बेड़िया और भिकनर गांव और बमनाला पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा है और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की गिरफ्तारी से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसको लेकर एसपी धर्मराज मीणा से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की है। चलिए, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस एवं साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। लगातार अवैध फायर आर्म्स की लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई खरगोन पुलिस ने की है। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा जी मौजूद है। एसपी साहब से बात करेंगे। सर, एक मोस्ट वांटेड गिरफ्तार हुआ है सर, इसके कनेक्शन भी जो है सर भारत के अन्य राज्यों में माने जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से ये बहुत ही वांटेड अपराधी था और वर्ष 2024 में कुल 3 अवैध हथियारों के अपराधों में लगातार फरार था। इसके ऊपर तीनों अपराधों में 5-5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था और खरगोन पुलिस पूरी सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी। तो इसको पकड़ने पे निश्चित रूप से खरगोन पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है और इस प्रकार से अपराध का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम लोगों ने तोड़ने में कामयाबी हासिल करी। सर, ये 3 थानों में इसके ऊपर अपराध दर्ज सर, 15,000 का इनामी है सर। ये सर बड़ा परिश्रम रहा सर बेड़िया पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में। सर, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से बहुत ही शातिर अपराधी है और इसके ऊपर भारी मात्रा में इनाम भी घोषित था। लगातार अपना स्थान बदलने में महारत इसको हासिल थी। न केवल खरगोन बल्कि बुरहानपुर, बड़वानी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आदि स्थानों पे लगातार घूम फिर के अपनी पहचान छुपता रहता था और इसको पकड़ना मुश्किल था। लेकिन हमारी टीम ने, जो कि अवैध हथियारों के संबंध में हमारे द्वारा तैयार की गई थी, हमारे एडिशनल एसपी खरगोन, हमारे एसडीओपी बड़वा, थाना प्रभारी बेड़िया, भीकन गांव, थाना प्रभारी बड़वा, इन सब ने मिलकर बड़ी मेहनत से इसको पकड़ा है और ये कामयाबी हासिल करी है। सर, ये बैरल निर्माण करने वाले लोग जो हैं, इनसे भी संबंध सर ये सातिर बदमाश के सामने आ रहे थे। ये नई उम्र का अपराधी है और बैरल निर्माण करने के संबंध में चूंकि खरगोन में ये व्यक्ति के पूछताछ में पता चला है कि यहाँ पे बैरल का निर्माण नहीं होता है, तो कहीं अन्य राज्यों से बैरल मंगवाते हैं। तो संभवतः गुजरात में इसके कब्जे से बैरल भी मिली है, साथ ही अवैध हथियारों के निर्माण करने की सामग्री भी मिली है। सर, क्या मूल्य होगा सर सामग्री का?
जब इसकी निशानदेही पे हम लोगों ने ड्रोन कैमरे से सर्चिंग किया तो प्रारंभिक दृष्टि से हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हमारी टीम को जंगल में जाना पड़ा। लेकिन बाद में इसकी निशानदेही पे हमको 4 कंट्री मेड पिस्टल करीब 1 लाख रुपए की कीमत की और अवैध हथियारों के निर्माण करने वाली सामग्री करीब 1.5 लाख रुपए की, तो करीब 2.5 लाख रुपए का अवैध हथियार और उनके निर्माण करने वाली सामग्री का जो मसरूका खरगोन पुलिस को बरामद करने में कामयाबी हासिल हुई है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं मैं यहाँ लगातार अवैध फायर आर्म्स को लेकर पुलिस की सक्रियता आप देख सकते हैं और 15,000 का जो इनामी, जो मोस्ट वांटेड इनामी जो चल रहा था, वो पुलिस की गिरफ्तारी पर्वों का दौर भी चल रहा है और ये बड़ी कार्रवाई से नगर में हर्ष व्याप्त है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सोनी के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस प्रदान की जाती है, लेकिन कांकेर के अंदरूनी इलाकों से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं। सड़क और एम्बुलेंस सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को मरीजों को खाट या कंधे के सहारे कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे न केवल मरीजों को कठिनाई होती है बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। राज्य सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर हर प्रयास कर रही है, लेकिन कई स्थानों पर प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये सुविधाएं सही रूप से ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ताजा मामला कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां मरम्मत के अभाव में 5 एम्बुलेंस वाहन बेकार खड़े हैं और इनमें 2 महतारी एक्सप्रेस और 2 108 एम्बुलेंस शामिल है, जो लंबे समय से खराब पड़ी हुई है। भानुप्रतापपुर में अभी पिछले 3 दिन पहले गया था, लेकिन इस तरह की बात मेरे सामने नहीं आई। और वो जो आपके द्वारा जैसे बताया गया कि 108 के वाहन खड़े हैं जिसमें चोरियां हो रही है, तो ये जो चोरियां हैं उससे संबंधित जानकारी उनके 108 जो संस्था, जिस संस्था के द्वारा चलाई जाती है उसके जिला के इंचार्ज होते हैं, उनके वाहन चालक या उनकी टीम के द्वारा उन्हें अवगत कराया जाता है। यदि गाड़ी बिगड़ जाए या किसी तरह की भी खराबी होती है या उनको कहीं मूवमेंट करना रहता है, तो वो अपने संस्था को सूचित करके ही जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी गाड़ी यदि बिगड़ी होगी या चोरी हो रही होगी तो उससे संबंधित जानकारी उनके संस्था प्रमुख को दिए होंगे। हाँ, उन्होंने, लेकिन उनके संस्था प्रमुख द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो किस तरीके से चरमरा गई है वो साफ देखा जा सकता है। इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये एम्बुलेंस है किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जिससे जो लोग हैं, जो वहाँ के ग्रामीण हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी के घर में कोई अगर बीमार हो जाता है तो उनको अस्पताल तक ले जाने के लिए यहाँ पर खटिए का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण जो है वो काफी परेशान है। हाल बोल रहे हैं 3 तो एम्बुलेंस खराब है हमारे, एक बड़ी वाली एम्बुलेंस है वो बहुत दिन से खराब पड़ी हुई है, और एक महतारी पुरानी है, एक दोनों ही महतारी है, 2 खराब है। इसकी सूचना हम जिला में भेज चुके हैं। जो हमारे जो अधिकारी हैं जिलाधिकारी, उनके। चलिए अब खबरों में जगदलपुर की बात कर लेते हैं, जहां स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में शनिवार को जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों ने कहा है कि ये आयोजन बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जहां पर बस्तर पंडुम के माध्यम से पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और आदिवासी रीति रिवाजों को मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे स्थानीय संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। इस उत्सव में विभिन्न जनजातीय समूह अपनी कला और परंपराओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे न केवल सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान हजारों प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो देखिए जगदलपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यहां पर कार्यक्रम जो है
किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो आदिवासी जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसको संजो के रखा जाए, जिसको जो विरासत को संरक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। इसका उद्देश्य यहाँ पर था इस कार्यक्रम का आयोजन करने का। और इसके साथ ही ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कलाकृतियां जो हैं वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में दिखाई दी और यहाँ पर नृत्य जो है अपनी संस्कृति का यहाँ पर ये भी करते हुए दिखाई दिए हैं। रायपुर के कचहरी चौक तिराहा पर शहीद हेमू कालाणी की जयंती पर उनकी मूर्ति और शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में रखे गए आयोजन में निगम महापौर मीनल चौबे शामिल हुई। इस दौरान सभी ने शहीद भगत सिंह के छाया चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके देश के लिए दिए बलिदान को याद किया। तो शहीद भगत सिंह की यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है उनको दी गई है और साथ ही साथ भगत सिंह ने जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद उनको याद किया गया, उनके बलिदान को याद किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो उनका ये बलिदान है वो पूरा देश याद रखेगा। तो वहीं आज आईआईएम अटल नगर रायपुर में विधानसभा की ओर से सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सभी को ध्यान में होगा कि पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण भी वहां पर हो चुका है और अब आज सभी विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है। ये प्रशिक्षण इस बात पर केंद्रित है कि एक विधायक के नाते हमें क्या क्या काम जो है वो करना चाहिए और किन किन विषयों पर विचार करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने काम को पूरा करें और किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रशिक्षण से विधायकों को निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा जो उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। विधानसभा की ओर से ये आयोजित है, सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण है। आपको ध्यान में होगा पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण वहां पर हो चुका है 2 दिवसीय। अब सभी विधायकों का प्रशिक्षण है कि एक क्या क्या काम एक विधायक के नाते करना चाहिए, किन किन विषयों पर सोच बननी चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, जन अपेक्षाओं को किस प्रकार से पूरा करें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि किस तरह से बने, इन सब बातों पर अलग अलग सत्रों में निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे विधायकों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। विशेषकर जो पहली बार के विधायक हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी ये प्रशिक्षण शामिल होने वाला है। तो वहीं निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने सभी निकायों के महापौर, अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई और ये तय किया गया कि आने वाले समय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को किस तरह से काम करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक के बाद कहा कि ये एक बड़ी बैठक थी जिसमें आगामी कार्यों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में बीजेपी की मजबूती को आगे बढ़ाने और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पर चर्चा की गई। आगामी समय में पार्टी द्वारा की जाने वाली योजनाओं पर भी बात की गई। पंच से पार्लियामेंट तक और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने और श्रेष्ठ जनता यहाँ के जनार्दन ने जितना प्यार, जितना विश्वास, जितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस लक्ष्य को लेकर चल रही थी कि पंच से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का ध्वज छत्तीसगढ़ में फहराएंगे और सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया है। आज एक बड़ी बैठक और जिसमें हमारे सभी चयनित जनप्रतिनिधि की दृष्टि से चाहे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे जनपद और जिला तक, जिला पंचायत तक हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे जिले के अध्यक्ष, निवृत्तमान अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश के कार्य समिति की पूरी टीम, मोर्चों के हमारे अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, ऐसे सभी विभिन्न विभागों के भी वरिष्ठ नेताओं का आज ये महत्वपूर्ण बैठक है
और सबका अभिवादन अभिनंदन के साथ साथ और अन्य संगठनात्मक विषयों पर हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय हमारे नितिन नवीन जी और आदरणीय हमारे अजय जामवाल जी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी इसमें सबका मार्गदर्शन होगा। तो एक तरीके से इसको आप बैठक के साथ साथ एक संक्षिप्त सी कार्यशाला के रूप में देख सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज ये महत्वपूर्ण अवसर है जब हमारी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अटल नगर रायपुर स्थित आईआईएम में आयोजित विधायक प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि ये अच्छा है कि बीजेपी लोकतंत्र का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक और सांसदों को ट्रेनिंग लेना जरूरी भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ये लोग डराते और धमकाते हैं। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और बीजेपी को ये सीखने की जरूरत है। बैज ने आगे कहा कि बीजेपी अपने आप को चरित्रवान पार्टी मानती है, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर सके। क्लास ले रहे हैं, प्रशिक्षण अगर दे रहे हैं तो ठीक है, देना चाहिए, लेकिन यह है कि कांग्रेस के जो चुने हुए विधायक हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। अब जनता के बीच में कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनको भी पता है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी, इसलिए क्योंकि उनके मंत्री हमारी छत्तीसगढ़ की माता बहनों को बोलते हैं कि उठा के फेंक देंगे, है नहीं। और कोई मंत्री पत्रकारों को धमकी देता है तो कोई मंत्रियां और युवा बेरोजगारों को डराते धमकाते हुए दिख रहे हैं, लगातार दिखते हैं। तो स्वाभाविक सा है उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में जनता हमारा भगवान है और उनके सामने कैसे पेश आना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को सीखने की बहुत ही आवश्यकता है। बीजापुर जिले के सबसे सुदूर क्षेत्र तेलंगाना के सीमा से लगे पामेड सहित पालागुड़ा और मारूड बाका भैरमगढ़ के 28 आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास के तहत राज मिस्त्री और अन्य प्रशिक्षण प्रदाय कराया जा रहा है। पिछले 3 महीने से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का स्वागत भारत माता की जय घोष करते हुए कहा और इस अवसर पर आत्मसमर्पित नक्सलियों ने उप मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सभी ने छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले के नक्सल संगठन का जीवन एक भटका हुआ और गुमराह से भरा हुआ जीवन था और उस खोखली विचारधारा को त्याग कर समाज के मुख्य धारा से जुड़कर बहुत ही बेहतर जीवन मिला है। तो वहीं बस्तर पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी करते रायपुर हाईवे पर बस का इंतजार करते आरोपी को पकड़ा और साथ ही 3 सप्लायर को भी जो राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा के निवासी बताए जा रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में लगातार अवैध गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से 30.84 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। परलकोट क्षेत्र में अचानक आई तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों की मक्का फसल को भारी नुकसान हुआ। लगभग पूरी फसल खेत में गिर गई और हवा के तेज झोंके के बीच हुई बारिश से मक्के की फसल खेतों में गिर गई है और मक्के के पौधे टूट जाने से पूरा फसल बर्बाद हो गया। इस नुकसान से किसानों की कमर ही टूट जाएगी। किसानों की खेती में लगी पूंजी डूबने की स्थिति में है और किसानों ने बताया कि शुक्रवार शाम को अचानक भारी मात्रा में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज आंधी चली, जिससे खेत में खड़ी मक्का की फसल पूरी तरह से जमीन पर धराशायी हो गया और किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या फसल को प्राकृतिक आपदा से बचाना है। तो वहीं रबी फसल को कभी ओलावृष्टि से तो कभी तेज आंधी द्वारा फसल को घर ले जाने पर पूर्व ही नुकसान हो जाता है और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या, बिजली की कटौती, दिन में अधिकतम 3 से 4 घंटे ही बिजली रहता है और जिससे भी फसल में नुकसान उठाना पड़ता है।
चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।